तो जैसा कि हम मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स के कुछ इंपॉर्टेंट बेसिक्स पढ़ रहे थे और ये सारा डीएनए का निकला भाई। सेल के अंदर सेल के बारे में इसमें थोड़ा बहुत ही कुछ था, बाकी ये सारा डीएनए के बारे में, डीएनए सीक्वेंसिंग के बारे में। और अगर आपने थ्योरी पढ़ी तो आपको ये आसान लग रहा होगा, लेकिन अगर आपने थ्योरी नहीं पढ़ी तो मुश्किल लगेगा। और पेपर बिल्कुल इसी तरीके का आता है, पूरी पूरी डेफिनेशंस आती हैं। और क्योंकि रिप्लिकेशन, ट्रांसलेशन, ट्रांसक्रिप्शन थोड़ा सा मिलता जुलता टॉपिक है, तो बच्चे कन्फ्यूज़ हो जाते हैं और गलत लगाते हैं। और मैं भी लगा कर आ गई थी एक आध दफ़ा मिड्स में, लेकिन फाइनल्स अल्हम्दुलिल्लाह मालिक का एहसान सही गुजरे हैं। तो क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है और इनमें से लगते हैं और भाई आते ही ये हैं, सीधी सीधी बात है, जो टॉपिक है वही आएगा ना। तो आप अगर इसको देख लेते हैं तो ये कि आपके एग्ज़ाम का जो काफ़ी सारा बर्डन जो है वो हल्का हो जाएगा और आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि आपको किस पेस पर जो है स्टडी करनी है। तो स्टार्ट करते टाइम जो है कि बगैर 100 BCQs थे 51 कवर कर लेते हैं, फिर जो है वो रहते हैं उनको स्टार्ट करते हैं। द प्रोसेस ऑफ डिटरमाइनिंग द ऑर्डर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स, न्यूक्लियोटाइड्स के ऑर्डर या उनकी तरतीब को मालूम करने का जो प्रोसेस है उसको हम डीएनए सीक्वेंसिंग कहते हैं। और डीएनए सीक्वेंसिंग बहुत मुख्तलिफ तरीक़ों से होती हैं। जो सबसे कॉमन है ना वो है सेंगर चेन टर्मिनेशन सीक्वेंसिंग मेथड, जो अभी भी जो है इस्तेमाल होता है। और ये इट इज़ PCR मेथड, इसमें पॉलीमरेज चेन रिएक्शन जिसको हम बोल रहे होते हैं, ये सेंगर जनाब ने जो है वो हमें दिया था। It is a process by which genetic information of an organism is changed resulting in mutation। हम किसी भी जीन के अंदर अगर हम चेंजेस कर दें, म्यूटेशंस कर दें, तो उसको हम कहते हैं म्यूटाजेनेसिस। ठीक है, तो ये बोल रहा है कि ये वो प्रोसेस है जिसके थ्रू हमने जो है वो जीन जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को चेंज कर दिया थ्रो म्यूटेशन। तो इसको क्या बोलेंगे, तो इसको म्यूटाजेनेसिस बोलते हैं। अच्छा, ये म्यूटाजेनेसिस की स्पेलिंग याद कर लीजिएगा। उधर जो है उन्होंने म्यूटाजेनेसिस की 3-4 किस्म की स्पेलिंग लिख दी थी और मैं अपने हाथ पे लिख लिख के परेशान हो गई थी कि MUTAGENISI, तो GNISIS, तो फिर जाके मैंने कुछ सही लगा कर आई थी। तो ये भी हो सकता है आपके साथ। क्वेश्चन यही होते हैं, बस आंसर में थोड़ी सी गड़बड़ करते हैं वो। 4 DNA न्यूक्लियोटाइड्स आर यूज्ड इन डीएनए सीक्वेंसिंग। 4 DNA न्यूक्लियोटाइड्स इस्तेमाल किए जाते हैं डीएनए सीक्वेंसिंग को पता करने के लिए। सेम डीएनए जो वो उसके स्टेन लगा देते हैं वो, और कौन से डीएनए की पोजीशन कहाँ पर है पता कर लेते हैं। अगर आपने प्रोसीजर पढ़ा या इलेक्ट्रोफोरेसिस वाली मेरी वीडियो देखी तो आपके बात मेरी समझ में आ गई होगी। नेसेसरी एंजाइम फॉर डीएनए सीक्वेंसिंग इज डीएनए पॉलीमरेज। डीएनए सीक्वेंसिंग को मालूम करने के लिए जो PCR में जो एंजाइम यूज़ होता है वो डीएनए पॉलीमरेज होता है। डीएनए पॉलीमरेज टिपिकली यूज इन PCR। और वो कौन सा डीएनए पॉलीमरेज है जो PCR में यूज़ होता है, वो टेक पॉलीमरेज है। वो एंजाइम जो ब्रोकन डीएनए स्ट्रैंड को रिपेयर करने के लिए इस्तेमाल होता है। हमने पढ़ा था ना, जॉइनिंग के लिए लाइगेज इस्तेमाल होता है और अनवाइंड करने के लिए क्या था, अभी आएगा पढ़ लेंगे, भूल गए। तो जॉइनिंग के लिए हमारे पास जो है वो लाइगेज इस्तेमाल होता है। या भी क्या कह रहा है कि जो एंजाइम जो रिपेयरिंग ब्रोकन डीएनए को मतलब जो ब्रोकन डीएनए को रिपेयर करने के लिए इस्तेमाल होता है उसे हम डीएनए लाइगेज कह रहे होते हैं। इट इज़ एन ऑर्गेनिज्म कंप्लीट सेट ऑफ डीएनए। कंप्लीट सेट ऑफ डीएनए को हम जीनोम बोलते हैं, जिसमें सारे टाइप की जीन्स होती हैं। ओके अच्छा, अब ये डीएनए सेगमेंट्स की थोड़ी सी बातें इसको ज़रा ध्यान से सुनिएगा। हमारे पास डीएनए सेगमेंट्स की कितनी टाइप होती है, स्ट्रक्चरल जीन्स होती हैं, नॉन फंक्शनल जीन सीक्वेंसेस होते हैं, और कुछ जो है वो फंक्शनल होते हैं। ठीक है, तो अब ये बोल रहा है कि भाई ये डीएनए के वो सेगमेंट्स हैं जिसके अंदर कोड भी है, स्पेसिफिक RNAs भी हैं, प्रोटीन भी है, tRNA भी है, mRNA भी है। तो ये क्या हैं, ये है स्ट्रक्चरल जीन्स जिनके अंदर ये सारा इंपॉर्टेंट मटेरियल होता है। अब वो जो रिपीटेटिव सीक्वेंसेस है जो बार बार कॉपी होते रहते हैं, और जो इंट्रॉन्स होते हैं वो नॉन फंक्शनल सीक्वेंसेस होते हैं। इंपॉर्टेंट है ये, लेकिन नॉन फंक्शनल है। ठीक है, अब वो डीएनए सीक्वेंसेस जो एक स्पेसिफिक एरिया पर बार बार रेगुलरली रिपीट हो रहे हैं, रेगुलेटरी सीक्वेंसेस, उसको हम बोलते हैं फंक्शनल सीक्वेंस। दोबारा पढ़ते हैं, जो रेगुलेटरी सीक्वेंसेस है वो फंक्शनल सीक्वेंसेस हैं, जो इंट्रॉन वगैरह हैं वो नॉन फंक्शनल है, जो tRNA, mRNA, RNAs, प्रोटीन है, ये सब जो है वो आपके फंक्शनल स्ट्रक्चरल जीन्स हैं। ठीक है, अब आते हैं वेट ऑफ न्यूक्लियर जीनोम पर। न्यूक्लियर जीनोम का वेट 3300 MB होता है, जबकि माइटोकॉन्ड्रियल जीनोम का वेट 16.6 kb होता है। न्यूक्लियर जीनोम के पास 80,000 जीन्स होती हैं, जबकि माइटोकॉन्ड्रियल जीनोम के पास सिर्फ 37 जीन्स होती हैं। वो प्रोसेस जिसके थ्रू हम जीन की इन्फॉर्मेशन को जो है स्ट्रक्चर और फंक्शन में कन्वर्ट करते हैं, उसको पढ़ लेते हैं, उसको हम कहते हैं जीन एक्सप्रेशन। ठीक है, इतना सा समझ लेना ही काफ़ी है, अदरवाइज को पूरा पढ़ना चाहे तो पढ़े, नो इशूज़। The process by which genes information is converted into structures and function of a cell by a process of producing a biologically functional of molecule, either protein or RNA, is made known as gene expression. It is a process in which cell makes protein। वो प्रोसेस जिसके अंदर सेल प्रोटीन बनाता है उसको प्रोटीन सिंथेसिस कहते हैं। एवरेज जीन के पास 7 से 10 जो है वो एक्सॉन्स होते हैं। दे रीड मैसेंजर RNA एंड मेक प्रोटीन अकॉर्डिंग टू द स्ट्रक्चर। मैसेंजर RNA को पढ़ते हैं भाई, उसमें क्या क्या मैसेजेस लिखे हुए हैं और उसके अकॉर्डिंग जो है वो प्रोटीन बनाते हैं, उसको हम बोलते हैं ट्रांसलेशन। मैसेंजर RNA के मैसेज को ट्रांसलेट करके प्रोटीन बनाने को हम क्या बोलते हैं, ट्रांसलेशन बोलते हैं ना भाई। उसने रीड करेगा तो ट्रांसलेट करेगा ना। ओके, इट इज़ द ऑर्गेनिजम्स, ये और किसी भी ऑर्गेनिज्म के कंप्लीट सेट ऑफ डीएनए है, जो ऊपर आया था वही वाली बात है, उसको हम कहते हैं कि ये जीनोम है।
रेंज ऑफ जेनेटिक अल्टरेशन, एक लंबी रेंज है जेनेटिक अल्टरेशंस की, जो जीन थी वैसी जीन नहीं रही, आपने उसके अंदर अल्टरेशन कर दी, म्यूटेशन कर दी, रीअरेंजमेंट्स कर दी, तो उसको हम बोलते हैं जेनेटिक इंस्टेबिलिटी। अब देखें ना, एक किसी की नॉर्मल से चीज़ें बनी हुई पेंटिंग है, अगर आपको उसके अंदर चेंजेस करने थे, आपको कान बड़े लग रहे थे, आपने कान चेंज कर दिया बस, ठीक है ना। लेकिन अगर आपने कान भी चेंज कर दिया, आपने आँखों में भी थोड़ी सी गड़बड़ कर दिया, आपने नाक को भी थोड़ा सा टेढ़ा कर दिया, आपने चिन भी आपको मज़े की लग रही थी, अपने बाल भी, तो अब वो पहले वाले तो जीन नहीं रहा ना, उसको हम म्यूटेशन तो नहीं बोलेंगे, वो हो गई इंस्टेबिलिटी, वो जेनेटिक इंस्टेबिलिटी हो गई। तो यहाँ पे ये कह रहा है रेंज ऑफ जेनेटिक अल्टरेशंस फ्रॉम पॉइंट म्यूटेशंस टू क्रोमोजोम रीअरेंजमेंट्स, यानी पॉइंट म्यूटेशन से लेके क्रोमोजोम को भी रीअरेंज कर दिया, तो उसको हम बोलेंगे जेनेटिक इंस्टेबिलिटी। अब इसी की चीज़ थोड़ी सी आगे है कि ड्यू टू रेप्लिकेशन एरर्स की वजह से जो बेस एक्साइशन रिपेयर और न्यूक्लियोटाइड एक्साइशन रिपेयर के जो रास्ते थे उनके अंदर इम्पेयरमेंट आ गई है, अब वो रिपेयर नहीं कर सकते, तो उसको हम बोलते हैं न्यूक्लियोटाइड इंस्टेबिलिटी, ठीक है। ड्यू टू द रेप्लिकेशन एरर, रेप्लिकेशन के अंदर जो एरर्स हुए ना, रेप्लिकेशन करते हुए जो है थोड़ा सा मसला हो गया ना, प्रॉपर्ली रेप्लिकेट नहीं हो सका, तो कहाँ पर मसला हुआ, बेस एक्साइशन रिपेयर की जगह पर और न्यूक्लियोटाइड एक्साइशन रिपेयर पाथवेज में, और जिसकी वजह से न्यूक्लियोटाइड इंस्टेबिलिटी हो गई, न्यूक्लियोटाइड ही इंस्टेबल हो गया। मोस्ट प्रोमिनेंट फॉर्म ऑफ इंस्टेबिलिटी कौन सी, क्रोमोसोमल इंस्टेबिलिटी, ये सबसे ज़्यादा प्रोमिनेंट है, सबसे ज़्यादा जाहिर होती है, उसके नुकसान बहुत ज़्यादा वाज़ेह तौर पर नज़र आते हैं। अगर आप किसी डीएनए सीक्वेंस के अंदर परमानेंट चेंज कर दें तो वो म्यूटेशन कहलाती है। एरर इन रेप्लिकेशन कैन अकर व्हेन एन इलेजिटिमेट न्यूक्लियोटाइड पेयर फॉर्म आर डीएनए सिंथेसिस लीडिंग आ बेस सब्स्टिट्यूशन। हमें पता है हमारे पास 4 किस्म के बेसिस होते हैं ना, एडेनाइन, गुआनिन, थायमाइन, साइटोसिन। अब ये बेसिस की जो तरतीब है इससे हमको जो है डीएनए सीक्वेंस मिलता है, लेकिन अगर रेप्लिकेशन के दौरान इसके अंदर कोई एरर आ जाए तो उसको हम बोलते हैं बेस सब्स्टिट्यूशन। और ये बात जो मैंने बोली उनको समझ में आएगी जिन्होंने मेरे बाकी लेक्चर्स जो हैं वो मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स के देखे हैं। सब क्रोमोसोमल असाइनमेंट बाय पीसीआर ऑफ हाइब्रिड्स विद डिफरेंट, अब जहाँ पर हाइब्रिड्स आ गया, अब घूमते फिरते देखें कहाँ पे मैच कर लगा दें सोमेटिक सेल हाइब्रिड, ठीक है। द प्रिंसिपल ऑफ एलिसा इज़ एंटीबॉडी एंटी जीन रिएक्शन, मोस्ट कॉमन है, और ये याद मतलब थ्योरी पढ़ी तो याद होगा। सबसे कॉमन प्रिंसिपल एलिसा का क्या था, एंटीबॉडी एंटीजीन रिएक्शन। द प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसक्रिप्ट मैपिंग इंक्लूड्स फ्लोरेसेंस एंड C2 हाइब्रिडाइजेशन। ट्रांसक्रिप्ट मैपिंग, फिजिकल और ट्रांसक्रिप्ट मैपिंग के जो चीज़ें हैं ना उसके अंदर फ्लोरेसेंस और C2 हाइब्रिडाइजेशन जो है हाइब्रिडाइजेशन जो इन्वॉल्व है। इट इज़ अ रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड फॉर लार्ज डीएनए फ्रेगमेंट्स, तो उसको हम पल्स्ड फील्ड इलेक्ट्रोफोरेसिस बोलते हैं। दे एक्ट ऑन न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंसेस के ऊपर काम करते हैं दैट आर पैलिंड्रोमिक, उसको हम कहते हैं रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियसेस। द फिनोटाइपिंग दैट इज़ मिक्स्ड टू एग्जामाइन फिजिकल करेक्टरिस्टिक्स, उसको हम माइक्रोबियल फिनोटाइपिंग बोलते हैं। भाई वो फिनोटाइपिंग जो फिजिकल करेक्टरिस्टिक्स को किसी भी ऑर्गेनिज्म के फिजिकल करेक्टरिस्टिक्स को एग्जामाइन करने के लिए इस्तेमाल होती हैं, उसको माइक्रोबियल फिनोटाइपिंग बोलते हैं। और वो जो किसी भी मॉर्फोलॉजिकल करेक्टर को डायग्नोज करने के लिए होते हैं उसको हम बायोटाइपिंग बोलते हैं, ठीक है। मॉर्फोलॉजिकल करेक्टर के लिए बायोटाइपिंग और फिनोटिपिकल करेक्टर के लिए माइक्रोबियल फिनोटाइपिंग। कैन डिटेक्ट डिजीज़ कॉजिंग एजेंट विदाउट हैविंग टू ग्रो दैम। अब ये वाली बात समझिए थोड़ी सी, हमें जब किसी जीन को या किसी भी डिजीज़ को, डिफेक्ट को, वायरस को डिटेक्ट करना होता है तो हम उसको पहले ग्रोथ होने देते हैं। हमें पता है कि जब तक सर्टेन एक लेवल तक ग्रोथ नहीं हो जाती ना तब तक हमको पता नहीं चलेगा कि भाई ये कौन सा वायरस है, कौन सा बैक्टीरिया है जो ये ना ये मसला क्रिएट कर रहा है। अब ये बोल रहा है कि ये कौन सा तरीक़ेकार जिसमें आप जो है वो एजेंट को ग्रो किए बगैर, बढ़ाए बगैर, जितना वो है उतने पे रहते ही आप जो है वो डिज़ीज़ को पता लगा सकते हैं, यानी सेलुलर लेवल पे भी। तो उसको हम बोलते हैं मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस, जिसके अंदर आप डिज़ीज़ को डिटेक्ट कर सकते हैं विदाउट हैविंग टू ग्रो देम, ठीक है। कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, अगर नहीं होगा ना तो आगे PCQs में कन्फ्यूज जाएंगे। इट इज़ द प्रोसेस बाय विच अ जीन DNA सीक्वेंस इज कन्वर्टेड इनटू द स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस। अब ये कह रहा है कि ये प्रोसेस जिसके थ्रू जीन का DNA सीक्वेंस जो है वो स्ट्रक्चर और फंक्शन ऑफ द सेल में कन्वर्ट हो गया है। इससे मतलब कि आपने सीक्वेंस को रीड करके आपको पता चल गया, अच्छा अगर ये सीक्वेंस ऐसा है, ये सीक्वेंस ऐसा है, तो हमने जो है ना फलानी बीमारी में ऐसा सीक्वेंस पढ़ा था, तो यकीनन इसको ये डिजीज़ हुई होगी। अगर आप जैसे किसी का जीन रीड करें, DNA रीड करें, तो फिर आप नोटिस करते हैं कि अच्छा हमने देखा था कि जिसकी आइज़ ब्लू होती है ना उसका DNA सीक्वेंस ऐसा होता है, तो इसकी आइज़ जो है इस कलर की होंगी। तो इसको जो है ना हम DNA सीक्वेंस को पढ़ के हम उसके स्ट्रक्चर और फंक्शन को मालूम कर लें, उसको हम कहते हैं जीन एक्सप्रेशन, ठीक है। ये 3 गलत है, ये सही है। तो इधर थोड़ा सा ना मतलब कलर में, फॉन्ट में मसला हो गया, तो जीन एक्सप्रेशन जो है वो सही है, बट क्योंकि मैंने एक्सप्लेन कर दिया तो आप भूलेंगे नहीं, आई बिलीव। इट इज़ अ प्रोसेस इन विच DNA कॉपीज इट से, वो प्रोसेस जिसके अंदर DNA अपने आप को कॉपी कर लेता है उसको हम रेप्लिकेशन बोलते हैं। जहाँ से DNA रेप्लिकेशन स्टार्ट होती है उस स्पेसिफिक साइट को हम ओरिजिन बोलते हैं।
अच्छा, ताकि हम सिंगल स्ट्रैंड ऑफ डीएनए की सिंगल स्ट्रैंड को हम आपस में जिप बैक होने से बचाने के लिए जिस प्रोटीन का इस्तेमाल करते हैं उसको हम एसएसबी प्रोटीन बोल रहे होते हैं। मेजर डेवलपमेंट ऑफ पीसीआर टेक्नोलॉजी दैट enables reliable detection and measurement of produced generated during each cycle of PCR process is QRT-PCR। ये याद रहना चाहिए, QRT-PCR। द थेरेपेटिक जीन ट्रांसफर इनटू सोमेटिक सेल इज नोन एज सोमेटिक सेल जीन थेरेपी। और ये आ गया, सही बोला था भाई, जहाँ पे सोमेटिक सेल का नाम हो गया तो समझ जाना, जहाँ पे जर्म लाइन होगा, जहाँ पे सोमेटिक सेल की जगह जर्म लाइन होगा वो जर्म लाइन जीन थेरेपी होगी, जहाँ पे सोमेटिक सेल का नाम होगा तो सोमेटिक सेल जीन थेरेपी होगी। देखो ये आ गया, थेरेपी दैट थेरेपेटिक जीन्स ट्रांसफर इनटू जर्म सेल इज नोन एज थेरेपेटिक जर्म लाइन जीन थेरेपी। फॉर सेफ्टी एंड एथिकल रीजंस, सेफ्टी और एथिकल रीजंस की वजह से हमने जर्म लाइन जीन थेरेपी को थोड़ा सा अटैम्प्ट करना बंद कर दिया। इसके नुकसान बहुत थे, मतलब ये अभी जो है अटैम्प्ट नहीं होती, वैसे होती थी। टू ट्रांसफर डिज़ायर्ड जीन इनटू अ टारगेट सेल, भाई डिलीवरी का काम करता है, वेक्टर्स को बोलते हैं हम। अगर आपने डिज़ायर्ड जीन किसी टारगेट सेल के अंदर डालनी है तो डालने के लिए जो बाय मीन्स वो तरीके, वो चीज़ जिसके थ्रू आप डालेंगे, मीन्स जो हैं इट इज़ वेक्टर, उसको हम वेक्टर बोलते हैं। सबसे कॉमन फॉर्म जीन थेरेपी की जो है वो जीन ऑगमेंटेशन थेरेपी है, इसको हम गैट बोलती हूँ मैं, GAT, जीन का ए उठाया, ऑगमेंटेशन का ए, थेरेपी का टी। तो जो सबसे कॉमन फॉर्म है जीन थेरेपी की वो आपका जीन एग्मेंटेशन थेरेपी है। द सेंट्रल नर्वस सिस्टम कंसिस्टिंग ऑफ द ब्रेन एंड द स्पाइनल कॉर्ड। अच्छा, कंपोज ऑफ नर्व टिश्यू इन द फॉर्म ऑफ नर्व दैट इमर्जेस बायोलैटरली फ्रॉम द ब्रेन स्पाइनल कॉर्ड। ये आपको थोड़ी समझ के फिजियोलॉजी याद आ गई होगी, जो आपके बॉडी और टिश्यू को कम्युनिकेशन कराता है, इंटीग्रेशन कराता है, इसको पेरिफेरल नर्वस सिस्टम बोलते हैं। हर एक सिनेप्स के ऊपर जो है हमारे प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन्स एक स्पेशल टाइप का रैपिड सिक्रेशन करते हैं, उनको हम जो है न्यूरोट्रांसमीटर बोलते हैं, जो अक्सर जो है एसिटाइलकोलिन होता है। आपके सेल की, आपके बोन्स की रिसाइकलिंग के लिए जो वो काम करता है, रिसाइकलिंग कराते हैं आपके बोन मैट्रिक्स की, उसको मोस्टोक्लास्ट बोलते हैं। स्कल थोरेसिक जो वर्टिब्रल कॉलम मिल के एक्सियल स्केलेटन बनाते हैं आपके ब्रेन के, ये जो स्ट्रक्चर है इसको हम हमारा ब्रेन कैसे ब्रेन बॉक्स भी बोलते हैं। तो वो है क्रेनियम, क्रेनियल कैविटी लगाते लगाते क्रेनियम लगा कर आई थी मैं, क्योंकि बंदा कंफ्यूज जाता है भाई, इतना मिलता जुलता नाम है। अच्छा, इट ऑकर्स व्हेन वन और मोर डिस्क। अच्छा, जब आपकी जो वर्टिब्रे है स्पाइन जिसके अंदर से लिक्विड गुजर रहा है, जब वो डिहाइड्रेट होकर श्रिंक हो जाती है तो हम उसको बोलते हैं वर्टिब्री, इसको डिस्क डीजेनरेटिव डिस्क डिजीज़, DDD बोलते हैं, 3D। तो हमने तो 3D लिखा हुआ था तो ऐसे ही याद होता है ना, डीजेनरेटिव डिस्क डिजीज़, और वहाँ पे ऑप्शन में डिस्क डिसऑर्डर भी था, तो मैं बहुत याद करके डिस्क डिजीज़ लगा कर आई थी, तो ऐसा भी हो जाता है, पक्का याद करके जाइएगा। अच्छा, जब आपका जो ओपन स्पेस है स्पाइन के अंदर बीच में, जिसके अंदर से आपकी स्पाइनल कॉर्ड गुजर रही होती है बीच में से, उसके अंदर अगर वो शॉर्ट हो जाए, वो नैरो सी हो जाए, थोड़ी सी पतली हो जाए, जिसके अंदर प्रॉपर्ली जो है वो लिक्विड ना गुजर सके, तो उसको हम स्पाइनल स्टेनोसिस बोलते हैं। और ये था आपका इंपॉर्टेंट वाले PCQs, और जिस इंस्टीट्यूट के लगते हैं ना उसी के मैंने आपको पढ़ के सुनाए हैं, क्योंकि इनके हर साल ही आ जाते हैं, पता नहीं कैसे। तो दुआ में देखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। कोई भी मुझसे गलती हो गई हो तो माजरत, कोई क्वेरी हो, कोई क्वेश्चन हो, कुछ पूछना चाहते हो, नोट्स चाहिए हो, तो आप मुझे मेरे मेल पर भी जो है कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, और मेरी इंस्टा और FB की प्रोफाइल तो मैंने लिंक में दे ही दी है डिस्क्रिप्शन में। दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर, स्टे ब्लेस्ड, थैंक यू।